मैंने आज पंक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना, उनकी लाइफ को समझा और उनको कितने लोगों का सपोर्ट मिला। वो लकी तो है, लेकिन वो लक को हासिल कैसे किया और वो डांस के अंदर कितने सारे स्टेज एक लेवल होते वो कैसे पार किया, जैसे धर्मेश सर के साथ उनका कैसा बॉन्ड है और एक डांस क्लास कैसे चलाया जाता है। आधे लोग आधे से स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन पंक्ति कभी रुकी नहीं। इसलिए ये पॉडकास्ट के अंदर आपको जानना मिलेगा सारी चीज का ये राज पंक्ति जी के पास। पंक्ति, राधे राधे। राधे राधे। हाउ आर योर फीलिंग्स हियर? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। आई एम रियली एक्साइटेड। लेट्स सी दैट हाउ इट गोज। आपके लिए डांस क्या है? डांस मेरे लिए सब कुछ है, बिकॉज अभी जो भी मैंने ज़िंदगी में हासिल किया है, वट एवर आई अचीव्ड टिल डेट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरा जो जर्नी है वो कहीं अब जाके शुरू हुआ है। लाइक इट्स ऑल फुल स्ट्रगल। तो मतलब स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, लर्निंग भी बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हो आप। कि जब से छोटी थी तब से मम्मी पापा ने वो चीज़ नोटिस की कि शी लव्स टू डांस। एंड तो डांस वहीं से मुझे समझ में आया, और पहले एज अ हॉबी किया एंड देन इट स्टार्टेड ऑन एंड ऑन। आपको सबसे ज्यादा डांस में किसने सपोर्ट किया था? मुझे डांस में पहले तो जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स ने की वो चीज़ पहचानी। बस होता है ना, कभी पेरेंट्स देखते रहे, दे नोटिस दैट हमारे बच्चे में ये टैलेंट है, बट दे आर लाइक नहीं नहीं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो अदर थिंग्स आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। बट मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ नहीं सोची। दे ऑब्वियसली उनको भी नहीं पता था कि मैं अभी इस चीज़ में प्रोफेशन बनाऊंगी, या मुझे भी नहीं पता था जब मैं उसको सीखना स्टार्ट किया। बट जैसे जैसे मैं सीखती गई और जितने भी कॉम्पिटिशन्स रहते थे, जैसे गोधरा में उतने सारे नहीं हुए, तो हम बड़ौदा भी ट्रैवल करते थे। हम लोग ऑडिशंस के लिए, जैसे टीवी ऑडिशंस के लिए, वी यूज टू ट्रैवल डिफरेंट सिटीज़। तो मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ कभी नहीं किया कि नहीं भाई तू सीख रहे हो, इट्स ओके, 1 घंटा क्लास में जाओ, वहाँ बात खत्म हो गई। नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। कॉम्पिटिशन्स आ रही है, उसके लिए कॉस्ट्यूम्स प्रिपेयर करने पड़ते, बिकॉज उस टाइम पे उतना यूट्यूब या उतना लाइक ऐसा नहीं था कि टाइप किया एंड विल गेट द एड्रेस, विल गेट द थिंग्स, ऑनलाइन आ जाएगी या कहीं जाएंगे रेंट पे मिल जाएगा। तो उस टाइम पे उतने रेंटेड प्लेसेस भी नहीं थे। तो माई मदर यूज टू सिट एंड मेक द थिंग्स, लाइक वो अपने आप पेलू कहिए ना अपने आबला, आबला जाते ये लोग को सीवता था वो। सो ऐसे मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, मतलब उस लेवल तक ऐसा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मेरे साथ कहीं आना जाना हो या टाइम निकाल के उस चीज़ को। जब ऑडिशंस रहता था, लाइन होते थे बड़े बड़े, तो मुझे सुला के पापा लाइन में खड़े रहते थे, एंड जब मेरा नंबर आता था तो मम्मी मेरे साथ रहती थी। सो ऐसे हम लोग तब भी नहीं पता था कि इसमें प्रोफेशन बनाना। तो ये पूरा प्रोसेस इसीलिए हो रहा था कि अगर मेरी बच्ची उस चीज़ में अच्छी है तो वो कुछ मुकाम हासिल करे। और वो चीज़ कब प्रूव हुई, जब आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के टाइम पे ऐसा एक स्टेज आया कि एक ऑडिशन आया, टीवी ऑडिशन, एंड माय गुरु कृष्ण राव सर सेड कि पंक्ति ये ऑडिशन है, 2 दिन पहले कॉल आया सर का, 2 दिन के बाद ऑडिशन है, तो तेरा वो जो एक गाना हमने प्रिपेयर किया है तेरा जो तू मस्त करती है, सॉन्ग नेम वॉज क्यू के का, इट वॉज अ साउथ इंडियन सॉन्ग, तो तू ऑडिशन दे देना, तेरा प्रिपेयर्ड ही है, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके कर देंगे। इधर उर्मी स्कूल में ही था। बस ऐसे ही मैं ऑडिशन देने चली गई 2 दिन के बाद। एंड कॉलेज तो अच्छा था ही, इंजीनियरिंग का चालू। तो मम्मी पापा ने बोला यू कैन ट्राई, वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैं गई, ऑडिशन दिया, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ रखा नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा या ऐसा, एक दे दिया। अच्छा। हाँ, फिर फर्स्ट राउंड में क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड में क्लियर हुआ, थर्ड राउंड में क्लियर हुआ, देन इट वाज अ टीवी राउंड जिसमें मुंबई जाना था। तो उसमें जो शूट का डेट था एंड जो मेरे जीटीओ एग्जाम्स थे, दोनों एक ही डेट पे हैं। ओके।
तो अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पहले। हाँ, और हमारी सोसाइटी में इज लाइक कि अगर पढ़ाई और कुछ और चूज करना है तो यू हैव टू चूज पढ़ाई। पढ़ाई, यस। दिस इज 90% ऑफ मेंटालिटी स्टिल। क्योंकि मुझे आज की डेट में भी इतना, जो भी मैंने अभी तक जो थोड़ा बहुत हासिल किया है डांस के थ्रू या यू कैन से एज एन इन्फ्लुएंसर, तो भी मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं अभी भी कि ये आपका फुल टाइम काम है, अच्छा। मतलब आप और क्या करते हो। सो दिस चेंज इज रियली वेरी मच नीडेड। और एज अ गर्ल ये चीज़ मुझे बहुत सुनने मिलती है कि लड़कियों के यू आर इन टू दिस फील्ड एंड दिस एंड दैट, द टिपिकल मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी। सो येस, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि तो मेरा ये चूज़ करने का जब टाइम था तो माय पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी, मैं खुद कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं वो टीवी राउंड में आगे सिलेक्ट होगी नहीं होगी। एंड अगर मैं वहाँ मुंबई गई तो ऑब्वियसली एक दिन पे मैं एग्ज़ाम और एक दिन पे मैं शूट नहीं करने वाली थी। आई हैव टू चूज़ वन। तो उस टाइम पे लाइक आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, तो हमारे हिसाब से यू शुड चूज व्हाट यू हैव गॉट। इफ़ यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी यू शुड गो फॉर इट। तो हमने कॉलेज में बात की तो दे सेड के आपका बैकलॉग काउंट होगा क्योंकि इट वाज अ GTU फॉर्मेट, तो उसमें पर्सनली कॉलेज कुछ नहीं कर पाता। बट दे सेड के इफ़ यू वांट टू गो आप बेशक जाओ, बट हम वो चीज़ कहीं कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि आपकी बैकलॉग कंसिडर होगी। तो देन वी डिसाइडेड बिकॉज इट वॉज अ रियली टफ थिंग फॉर अस कि जब मार्कशीट में वो बैकलॉग दिखती है जस्ट बिकॉज यू डिडंट अटेंडेड द पेपर, ऐसा मतलब अगर आप फेल होके बैकलॉग लाते हो तो वो चीज़ अलग है। बट ये तो ऐसा था कि मुझे खुद से ही चूज़ करना था कि भाई मेरा मार्कशीट बैकलॉग वाला बनेगा। इट वॉज अ 4th सेमेस्टर ऑफ माई कॉलेज। तो वो चीज़ लाइक मैंने देन वी ऑल टुगेदर सोचा कि नहीं, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये चांस वापस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। एंड दैट वॉज द डे एंड दिस इज द डे। सो बोलते हैं ना कुछ चीज़ें ऊपर वाले ने सोच के रखी होती है आपके लिए, बट अगर वो जब आपको चांस देता है, इफ़ यू आर नॉट ग्रैबिंग इट, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड फॉर इट, तो वो शायद हाथ से निकल भी सकता है। तो उस टाइम पे ये लेवल का सपोर्ट, जैसा आपने पूछा कि हु इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट, सो इफ़ आई स्टार्ट विद द प्रायोरिटी देन इट्स माई पेरेंट्स। जैसे आपने मुझे बताया आपका सपोर्ट फैमिली ने किया था और आप एक शो में गए थे, राइट? उस टाइम पे आपने ऑडिशन भी दिया था और आपके एग्ज़ाम भी साथ में दी, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत टफ था कि आपको एग्ज़ाम में जाना है या फिर आपको ऑडिशन देना है, और फैमिली ने इसमें सपोर्ट किया और फैमिली ने बोला कि नहीं बेटा तू ऑडिशन देने जा, एग्ज़ाम देने मत जा। तो वो शो कौन सा था और वो शो में क्या मेमोरी थी आपकी? एक्चुअली वो शो, जैसे मैंने बोला पहले भी कि लाइफ चेंजिंग पॉइंट था मेरा। शो का नाम था भारत की शान लेट्स डांस एंड इट वाज टेलीकास्टेड ऑन DD नेशनल। ओके। हाँ, मतलब वो पूरे नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ था। आपकी एज क्या थी? आई वॉज जस्ट 20, 20? अच्छा। 19 आई थिंक, 19 or 20 बैक इन 2014। राइट नाउ आई एम 30, ओके। so I was around 19-20 लीविंग माई इंजीनियरिंग फाइनल एग्जाम्स। मैं शो पे कॉन्सेंट्रेट कर पाई एंड जब मैं घुसी तभी मुझे नहीं पता था कि मैं कितना आगे जाऊंगी, कितने राउंड्स क्लियर करूंगी, बट इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड मैं टॉप 3 में थी एंड इट वॉज अ ड्यूएट शो एंड हमारी पेयरिंग वहाँ जाके की गई थी। ओके। सो आई वॉज डांसिंग विथ अ अननोन पर्सनैलिटी जिनको मैं कभी मिली नहीं हूँ, अच्छा। जिनको कभी मैं पहचानती भी नहीं हूँ। इन्होंने ऑडिशन सोलो लिए थे एंड वहाँ जाके उन्होंने पैर अप किया। दैट वाज अ सरप्राइज, क्योंकि ये चीज़ अगर मुझे पता होती तो शायद मैं ऑडिशन ही नहीं देती, बिकॉज द रीज़न वाज आई एम नॉट सो मच ओपन टू डू अ ड्यूएट शो, दैट टू विद अ बॉय, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था, सो आई वॉज नॉट सो मच कंफर्टेबल
तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो भी मेरे लिए एक एग्ज़ाम था या एक टेस्ट था खुद का पर्सनली, कि मुझे किसी के साथ पैर अप होके आई हैव टू डांस। फिर आवर जोड़ी वाज लाइक वेरी मच बोलते ना हिट ऑन द शो। तो आई डिड सो मेनी रोमांटिक एक्ट्स एंड एट दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप ओके। विथ माय प्रेजेंट हस्बैंड। तो उसका भी फुल सपोर्ट था। अच्छा। ही ऑल्सो नेवर सेड के तुम ऐसे मतलब डांस मत करो, ये ऐसे कपड़े मत पहनो, होता है ना, ये होना भी नहीं चाहिए। सो आई एम नॉट मतलब गिविंग अ थिंग कि हाँ वो चीज़ सही है जो लोग ऐसा बोलते, बट बोला जाता है, बट ही नेवर डिड दैट। एंड सो एक बोलते ना मल्टीपल सपोर्ट, हार्ड वर्क, फोकस। एंड क्योंकि मैं अब जब शो में घुस गई थी तो मेरा एक ही फोकस था कि मैं अगर आ गई हूँ शो में तो मुझे कुछ भी करके जस्टिस देना है वो चीज़ को। मैं एग्ज़ाम छोड़ के आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों ने बहुत सुनाया था मम्मी पापा को कि आप बेटी को ऐसे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम छोड़ा के डांस शो कौन करवाता है। बिकॉज इन 2014, आज से 11 साल पहले भी डांस को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था हमारे सोसाइटी में। तो अभी तो बहुत अच्छा है कि लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोफेशन है, इससे मतलब बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। और आप देख रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि हर 2 गली छोड़ के डांसर है। यस। सो आई फील सो मच प्राउड कि एक एरा ऐसा देखा था मैंने जहाँ डांस करना वॉज नॉट सो यूजुअल या अलाउड, स्पेशली अ वेस्टर्न डांस कल्चर। फिर भी सब कथक क्लासिकल कराते थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मुझे भी करना था, बट समहाउ ड्यू टू सम रीजंस आई वाज़न्ट एबल टू डू इट। तो यस, वही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो पूरा जर्नी देखती हूँ मेरा, कि जब स्टार्ट किया तब एज अ हॉबी किया एंड एंडेड विथ डूइंग इट एज अ प्रोफेशन। यार, जैसे आपने बताया शिवा, तो शिवांग आपके लिए कौन है? आप कब से साथ में हो? शिवांग ने आपका कैसे सपोर्ट किया? पूरी चीज डीपली बताना हमें, क्योंकि हमको जानना है सब कुछ। ये तो पूरी दुनिया जानती है, बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं मतलब बताना बहुत पसंद करूँगी, क्योंकि शिवांग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ द पर्सन जो मेरा फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड था, ओके। एंड देन बॉयफ्रेंड बना, एंड देन हस्बैंड बना। ये कब की बात है? फ्रेंड कब था? बैक 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में हम लोग मिले थे। अच्छा। वो जमशेदपुर रहता था, ही शिफ्टेड टू बड़ौदा, मैं गोधरा रहती थी। आई शिफ्टेड टू बड़ौदा एंड देन वी मेट इन अ ट्यूशन क्लास 8th स्टैंडर्ड में। तो वो ट्यूशन क्लास था जहाँ हम मिले, एंड ही वॉज वेरी मिस्chievous, वो बहुत शैतान था, मतलब लड़कियों को, मतलब मैं थोड़ी अकड़ू टाइप थी पहले। आई वॉज लाइक कि मुझे सबसे बात नहीं करनी है, मैं बहुत थोड़ी ऐसी थी कि मैं चूजी थी थोड़ी, और लड़कों से तो मैं पहले से थोड़ी कम बात करती थी। नाउ आई एम टोटली डिफरेंट। अब मैं ऐसा पसंद करती हूँ कि लड़कियाँ 1-2 फ्रेंड होगी तो चलेगा, लड़के फ्रेंड होने चाहिए, तो उसमें झिकझिक नहीं होती। लड़कों के साथ फ्रेंडशिप रखना इज़ वेरी कैजुअल एंड वेरी गुड थिंग। ना कोई जेलसी, ना कोई ऐसा कि ये आगे चली गई, वो आगे चली गई, इसको यहाँ से खींच लूँ है। तो मुझे लड़कों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी और बहुत मतलब नेचुरल लगती है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। गर्ल्स की भी फ्रेंडशिप होती है, टचवुड, मैंने देखी है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कवर अच्छा किया आपने। नहीं, मैं कवर नहीं कर रही हूँ, मैं सही सब बोल रही हूँ। अरे मैं गर्ल हूँ तो ऑब्वियसली है गर्ल पावर, आई ऑलवेज सपोर्ट गर्ल पावर। तो बट मैंने दोनों तरीके की लड़कियां देखी है, तो मैं दोनों तरीके की बात कर रही हूँ कि मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है जो इतनी सपोर्टिव होती है कि बोलती है कि यार वी आर देयर फॉर यू, तू आगे बढ़, खुश होती है ना। अभी के टाइम में किसी की सक्सेस पे खुश होना, सच में खुश होना, उसको सच में सपोर्ट करना और वो आगे बढ़ते हुए उसको देखना बहुत कम लोग कर पाते हैं। राइट। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है ना कि सब इतने लाइफ रेस में है ना कि सबको ऐसा है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ,
बट उस चीज़ में ये नहीं है कि कोई और आगे बढ़ रहा है तो उसको वी शुड सपोर्ट दैट इंस्टेड ऑफ पुलिंग द लेग्स. तो कमिंग बैक टू शिवा, तो हम मिले 8th स्टैंडर्ड में इन द ट्यूशन क्लास एंड इट स्टार्टेड लाइक हम लोग पहले ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना कि दोस्ती की शुरुआत दुश्मनी से होती है, तू वैमनस से. तो मैं कंप्लेन करके आ जाती थी क्योंकि वो बहुत मस्ती करता था और मुझे आई वॉज वेरी स्टूडियस स्टूडेंट. मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ाई करनी है तो मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कोई. तो मैं कंप्लेन करके आती थी तो वो सब मेरे को चिढ़ाते थे, क्या सोचो के लिए चापलीच है एंड ऑल सच थिंग्स. छोटे थे जब, तो ऐसा ही था. तो बस ऐसे ही चिड़चिड़ेपन से चालू हुआ ये सब चीज़. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग हिज नेचर एंड देन उससे मतलब पसंद था मुझे बात करना. मैं ज़्यादा किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी बट उससे करती बिकॉज आई वॉज न्यूली शिफ्टेड टू बड़ौदा. मैं किसी को जानती नहीं थी, यहाँ का कल्चर भी मुझे उतना नहीं पता था सिटी का. बट इन दैट कल्चर ही मेड मी कंफर्टेबल विथ हिम. तो बस ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से फिर असाइनमेंट्स और ये सब बातें करते थे, काम की बातें, पढ़ाई की बातें. फिर कब ही स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर मी वो मुझे समझ नहीं आया. ओके. हाँ, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये ट्यूशन क्लासेस चेंज करके वी शिफ्टेड टू मतलब आई शिफ्टेड टू दूसरे क्लासेस. तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बात में एक दिन उसको बोला होगा कि भाई मैं तो ये वाले क्लास में अभी जाने वाली हूँ, तो अब देखते हैं अभी तेरा क्या है पता नहीं. इफ़ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू तो फ़ोन पे बात करेंगे, विल कीप इन टच. और तब तो फ़ोन वो छोटा वाला आता था, कीपैड वाला, वो 3-3 लेटर्स एक में थे. तो तब तो कुछ 100 मैसेज ही कर सकते हैं ना. हाँ, तो हाँ, वो तो कूपन स्क्रैच कर करके यू हैव टू जो जितने मैसेज है तो ऐसा कटो कट वो 0-0 ना आ जाए तब तक हम लोग सब लिख के भेजते थे एक दूसरे को. तो तब बस ऐसे ही कॉन्वर्जेशन मैंने बोला कि मैं तो उसने अपने पापा को बोल दिया कि भाई मुझे अभी ना पापा यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे दूसरे ट्यूशन क्लासेस में जाना है. अच्छा. तो ये स्टोरी मुझे बाद में पता चली. तो बस ऐसे ही तो वो भी उस क्लास में आ गया. तो फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड वी वर इन द सेम ट्यूशन क्लास. एंड देन कॉलेज हम लोगों ने साथ में किया. अच्छा. मतलब वी यूज्ड टू सिट ऑन द सेम बेंच. ही इज़ ऑल्सो बी इलेक्ट्रिकल, आई एम ऑल्सो बी इलेक्ट्रिकल. एंड पूरे कॉलेज को पता था ओके. दैट वी आर इन रिलेशनशिप. तो अभी भी टीचर्स जब मैसेज करते हैं ना तो वो लोग खुश होते हैं कि आप लोगों का टीका अच्छी बात. वरना अभी तो सब इतना वो क्या बोलते हैं सिचुएशनशिप चल रहा है ना अभी. हाँ, तो हम मिलेनियल्स बच्चे हैं तो हमने डिसाइड किया था पहले से. आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे टाइम पास नहीं करना है और मैंने उसको उसी दिन बता दिया था कि अगर मैं हाँ बोलूँगी देन आई वॉन्ट टू कीप इट परमानेंट. एंड ही उसके साइड से भी मतलब ऐसा था कि उसने भी बहुत नेचुरल रखा. एंड लाइक वी बोथ वर लाइक के करना है तो परमानेंट करना है. एंड आपकी स्टोरी है ना भारती और हर्ष जी से थोड़ी मिलती जुलती है. भारती ने भी पहली बार हर्ष के साथ यानी उन लोगों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे. हर्ष ने बोला कि मैं तुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, मैं डायरेक्ट वाइफ बनाना चाहता हूँ. हाँ, तो उन लोगों को भी पहले से लेके एंड तक अभी भी उनका शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो आप देख ही सकते हो. हाँ, मतलब हमारा कैसा था, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो थे क्योंकि अगर हमारा हैशटैग देखोगे ना शादी का, तो शादी का हैशटैग वाज 11 years of पंशी. अच्छा. यस, क्यों ऐसा हैशटैग रखा हुआ है? क्योंकि 11 साल ऑलरेडी हम रिलेशनशिप में थे बिफोर मैरिज. ओके. यस, सो बोलते हैं ना आधी जिंदगी हमने कांधे में गुजारी है. और आज भी अभी भी है, अभी भी साथ में ही है. और अभी भी बहुत परेशान भी कर रहा है. लाइक शूट चल रहा है, वो खा रहा है, कुछ ना कुछ आवाज आ रहा है और अकेला खा रहा है. हाँ, फायदा तो उठा रहा है. पहले से ही डिस्टर्ब करना तो बद दे. तो मतलब बोलते हैं ना हमारा अभी भी हम हस्बैंड वाइफ ऐसा समझ नहीं आता है हमको उतना जल्दी, किसी और को भी समझ में नहीं आता है क्योंकि हम रहते ही ऐसे. क्योंकि पहले से 11 साल जब हम एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड रहे, बेस्ट फ्रेंड रहे, तो फिर वो एकदम से थोड़ी हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ आ जाएगी. तो अभी भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि पहले हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ. जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि आपके फैमिली ने आपने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया.
फिर आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से आप लकी हो। नहीं, देखो ये चीज़ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आई फील दैट इफ़ आई एम लकी, राइट, तो हम बोलते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है। तो आई थिंक एनी रिलेशन इफ इट्स गोइंग गुड, इट्स बिकॉज ऑफ बोथ द साइड्स। कॉइन के दोनों साइड अगर पहलू होते। हाँ, दोनों पहलू होते हैं। तो कॉइन का एक पहलू तो ये कि मुझे सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला पेरेंट्स से, हस्बैंड से, शादी के बाद फैमिली से, इसलिए मैं वो चीज़ कंटिन्यू कर पाई, या मुझे जैसे करनी थी मैं कर पाई। सिक्के का एक पहलू इट्स वेरी गुड, बट सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि सपोर्ट था इसलिए मैं ये चीज़ कर, अच्छा। मेरे अंदर भी कुछ रहा होगा टैलेंट, या मैंने जो भी हार्डवर्क किया है अभी तक, मेरा जो भी जर्नी मैंने देखा है पढ़ाई के साथ साथ में इस चीज़ को मैनेज करना, साथ साथ में वो चीज़ करना, बिकॉज होता है ना कभी कभी पेरेंट्स इसलिए भी बंद करवा देते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बिकॉज बच्चा थक जाता है, वो दोनों चीज़ कोप अप नहीं कर पाता है पढ़ाई के साथ साथ, या तो पढ़ाई उसका वीक हो जाता है या तो ये चीज़ में उतना नहीं कर पाते। जैसे कि मम्मी पापा ने तभी भी बोला था कि जब भी तू वापस आती है एटलीस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेना, बिकॉज होता है ना। और मैं ये चीज़, ये आपके माध्यम के थ्रू ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट पढ़ाई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, कि सिर्फ डांस करो या सिर्फ आपको जो पसंद है वही करो, मैं ये चीज़ नहीं कन्वे कर रही, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उस पर अगर आप कुछ थोड़ा ज़्यादा फोकस करके अगर उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, आपको पता है कि आपके अंदर वो चीज़ है, वो आग है, यस। जो जिससे आप मतलब अपना काम और अच्छे से कर सकते हो, रादर देन डूइंग दैट 9 to 5 शिफ्ट। अगर आप कर सकते हो और आपके पास सपोर्ट भी है तो करो। हाँ, स्टडी भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना डांस इम्पोर्टेंट है। और डांस शो के बारे में बताया, ठीक है, जैसे आप सिलेक्शन हुए वो भी आपने मुझे बताया, लेकिन वो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे हुआ था या फिर उससे पहले भी आपने कोई और जगह पे शो में कुछ गए थे या फिर ऑडिशन दिया था? जो डीडी नेशनल पे भारत की शान किया वो मेरा फर्स्ट शो था। मैंने उससे पहले 2 टीवी अपीयरेंस किए हैं। व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड ईटीवी पे एक शो आता था, ईटीवी गुजराती पे डांस का शो था। इट वाज जस्ट अ शोकेस, मतलब परफॉर्मेंसेस होते थे उसमें, कंपटीशन नहीं था। तो प्रीति पिंकी करके थे ड्यूओ ऑफ सिस्टर्स, तो वो लोग एज अ जज बैठते थे एज अ गेस्ट। तो वो मेरा फर्स्ट अपीयरेंस था व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 5th। तो तब मैंने किया था, एक गुजराती सॉन्ग पे डांस करना था। तो माला रे माय ना 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 ना, दैट वाज अ सॉन्ग। ये लोग उसका फॉर्मेट था बिकॉज इट वाज ईटीवी गुजराती, तो गुजराती सॉन्ग लेना कंपलसरी था। तो वो एक मैंने किया था फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टीवी। एंड सेकेंड टाइम जब मैं शिफ्ट हुई इधर वडोदरा में, एंड आई यूज टू गो एट माई गुरु, मतलब मैं जाती थी कृष्ण राव सर से सीखने के लिए, मेरे गुरु जो है वो। तो वहाँ धर्मेश सर आते थे सिखाने के लिए अच्छा। उस टाइम पे। तो धर्मेश सर के साथ लाइक तब उन्होंने बुगी वुगी किया था धर्मेश सर ने। तो उनको अपने पूरे ग्रुप को लेके एक फेस्टिवल स्पेशल के लिए जाना था, बुगी वुगी शो के लिए। तो फेस्टिवल ग्रुप कंपटीशन था, पूरा राउंड ही वो था। तो उस टाइम पे वो सर अपना ग्रुप एक बना रहे थे, उनके साथ कौन कौन परफॉर्म करेगा शो में। तो मुझे सिर्फ 2 या 2.5 महीने हुए होंगे हार्डली तब ज्वाइन किए हुए कृष्ण राव सर का एकेडमी। तो वो ज्वाइन किए हुए मुझे हार्डली 2-2.5 महीने हुए थे। एंड सर ने कैसे क्विक होता है ना, वो बोलते हैं ना गुरु की नज़र तो जब पड़ती है तो उनको, जब सब 5-6 लोग डांस करते हैं उनको देख के समझ आ जाता है कि कौन कैसा कर रहा है और कौन कर सकता है। तो उन्होंने कृष्ण राव सर को बोला कि ये लड़की बोले नहीं ज्वाइन हुई है बट अच्छी डांसर है, तो आप उनके पेरेंट्स से पूछ के देखो कैसे शो है और मुंबई जाना है और ऐसे ऐसे शूट रहेगा, तो आधे इंटरेस्टेड। तो ऐसे सर ने मुझे सिलेक्ट किया। तो आई वाज सो हैप्पी कि मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला
परफॉर्म करने के लिए। इट वाज अ ग्रुप डांस। पूरा हमने गणपति फेस्टिवल चूज़ किया था, हमारे पास गणपति फेस्टिवल था एंड धर्मेश सर ने बहुत अच्छे से उसको कोरियोग्राफ किया था एंड वी ऑल परफॉर्म दैट। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। जैसे कि आपने डांस एकेडमी स्टार्ट की, तो उसका डांस का नाम क्या रखा आपने? मेरे एकेडमी का नाम है लेक्स डांस एकेडमी। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों आपने वही नाम रखा? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा चेंजिंग पॉइंट था शो, और शो का नाम क्या था? भारत की शान लेग्स डांस। अच्छा। यस, सो वो शो ने ही मुझे वो डायरेक्शन दिया कि तू इस फील्ड में कुछ कर सकती है, तेरे अंदर है। क्योंकि वहाँ मैंने 30 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस किए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। मतलब वो शो में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। अच्छा। सालसा से लेके रोमांटिक एक्ट से लेके पासो दोबले से लेके हिप हॉप से लेके क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, प्रॉप डांस, एरियल एक्ट, फिर मेरे पैर बांध के हमने नीज पे भी परफॉर्म किया है। मतलब कुछ नहीं छोड़ा है। कॉमेडी एक्ट, अच्छा। जेंडर चेंज एक्ट, मेल फीमेल बनेगा, मेरा पार्टनर फीमेल बना था, मैं मेल बनी थी। अच्छा। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओके। जो मेरे अंदर था वो सब निकाल दिया वो शो वालों ने। तो उस शो के बाद मुझे श्योरिटी मिल गई कि है मेरे अंदर टैलेंट। बट तब श्योरिटी ऐसी थी कि यस आई एम अ गुड डांसर परफॉर्मर। ऐसा नहीं पता था कि मैं कोरियोग्राफर बन सकती हूँ। बिकॉज हमारे बड़ौदा जैसे सिटी में या अभी कहीं पे भी चले जाओ, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि डांस इज इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग एंड डांसर्स आर इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग। तो मैं तो ऐसी थी कि यार मैं क्या करूँगी, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, जो अभी कोरियोग्राफर्स ऐसे ही बहुत सारे सीनियर कोरियोग्राफर्स हैं जिनके सामने मैंने कंपटीशन में एज अ कंटेस्टेंट परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा। मतलब ये कृष्णराव सर मुझे वैसे ही मिले थे, मेरे जो गुरु है वो मुझे ऐसे ही मिले थे। वो जज थे एंड आई वॉज अ कंटेस्टेंट इन द कॉम्पिटिशन एंड मैंने परफॉर्म किया उनके सामने। एंड नाउ व्हेन आई एम अ डांस कोरियोग्राफर, तो मुझे लग रहा है कि वो जर्नी कहीं ना कहीं लिखी गई थी और बस वो कैसे कैसे होगी वो नहीं पता था। तो बोलते ना डॉट्स थे, लाइंस बस जोड़ने से, तो इट वेंट लाइक दैट। राइट। तो नाम मैंने ऐसे रखा कि भाई मेरा जो मेमोरेबल शो है जिससे मैं कुछ बनी हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को पता है जो उस टाइम पे फॉलो करते थे शो को, बिकॉज इट वाज अ वेरी सुपर हिट शो। मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छा टीआरपी था शो का। तो उससे मैंने अपने एकेडमी का नाम रखा लेट्स डांस एकेडमी विदाउट अ सेकेंड थॉट। मैंने कोई ऐसा सर्च भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, विदाउट अ सेकेंड थॉट। अब तो चैट जीपीटी भी नहीं था। चैट जीपीटी कुछ नहीं था, नहीं था। अच्छा। ये 8 साल पहले की बात है। डांस एकेडमी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, समझा उसको, लेकिन हम डांस वर्कशॉप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो डांस वर्कशॉप में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मुझे लगता है डांस वर्कशॉप भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ है और उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। कैसे? आप सोच लो, कोई एक कोरियोग्राफी है जिसको आपको तो आती है क्योंकि आपने खुद कोरियोग्राफ किया है, पर आपको नहीं आ रही है। तो आपके दिमाग में उसको कैसे फिट करना है, आपको ऐसा कैसे मैं सिखाऊं कि 2 घंटे में आपको एटलीस्ट वो याद हो जाए या आपको वो प्रोसेस समझ में आ जाए, तो आप वीडियो देख के उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली डांस इज नथिंग, और डांस ऐसी चीज नहीं है जो 2 घंटे में आ जाएगी आपको। टू बी वेरी फ्रैंक, नो डाउट अभी वर्कशॉप कल्चर बहुत चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वर्कशॉप्स करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में एंड इट्स अ गुड थिंग। आपको अब है ना, जैसे अगर कुछ नया सीखना है तो ट्यूटर नया होगा तो आप कुछ नया सीख पाओगे। मेरा डांस स्टाइल है बॉलीवुड, टॉलीवुड, एनीथिंग रिलेटेड टू लटका छटका एनर्जी, राइट, दैट इज़ माई फॉर्टे। भले मैंने सारे ही स्टाइल्स ट्राई किया है, अटेम्प्ट कर भी सकती हूँ। बट इफ समवन आस्क मी कि डांस में भी आपको कौन सा स्टाइल पसंद है जो करके आपको ऐसा बहुत अच्छा लगता है या लोगों को अच्छा लगता है, तो दैट इज़ बॉलीवुड टॉलीवुड। मतलब लटके झटके, फिर और तड़क भड़क सॉन्ग और एकदम एनर्जेटिक मूव्स, तो दैट इज़ माई फॉर्टे। तो किसी को अगर वो चीज़ सीखना है, गरबा, जैसे गरबा ले लो, गरबा के बीट्स बजते हैं तो मैं ऐसे ऑटोमेटिक हिलने लगती हूँ। हाँ, अभी की बात है, मैं बीमार थी अभी 2 दिन पहले एंड कहीं गरबा बज रहा था। अच्छा।
मैं भूल गई 2 मिनट के लिए कि मैं बीमार हूँ, मेरा बॉडी वीक है, मैं दवाई ले रही हूँ, सुबह से मुझे 5 उल्टी हो चुकी है एंड 2 घंटे मैंने गरबा किया अच्छा। विद द सेम एनर्जी। फिर रात को पता चल कब कि बॉडी वाज नॉट वेल, बट मतलब वो है होता है ना जो कि मेडिसिन आपके लिए डांस है। यस, तो इट वाज लाइक अ मेडिसिन। 2 घंटे में भूल भी गई कि मैं बीमार हूँ, मैं वीक हूँ, मेरा बॉडी वीक है। देन सडनली मुझे वापस से याद दिलाया शरीर ने कि भाई तुम बीमार हो, थोड़ा आराम करो। तो ऐसी चीज़ है, जैसे अभी मेरा एक वर्कशॉप हुआ था ब्रेथलेस, तो ब्रेथलेस सॉन्ग ही है ब्रेथलेस। अब वो डांस ऐसा था जिसमें बीच में कोई पॉज नहीं था एंड जब मैंने वर्कशॉप डाला था तो मैंने ये बोला था कि बिगिनर्स भी आ सकते हैं और जो डांसर्स है वो भी आ सकते हैं एंड टू बी लाइक एट अ स्ट्रेंजर साइड मुझे लगा था कि बिगिनर्स कम आएंगे और डांसर्स ज़्यादा आएंगे बिकॉज कोरियो उस लेवल का था और अच्छा था जो डांसर्स को अट्रैक्ट करे। तो डांसर्स तो आए मेरे वर्कशॉप में, पर बिगिनर्स का जो क्वांटिटी था परसेंटेज वो ज़्यादा था। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब बिगिनर्स सीखने आते हैं। तो एज अ कोरियोग्राफर मेरे लिए एक टास्क हो जाता है कि ब्रेथलेस जैसा कोरियोग्राफी, क्योंकि डांस इज नॉट जस्ट के स्टेप्स देखे आगे, वो आपको याद करने पड़ते हैं कि इसके बाद ये सीक्वेंस है, इसके बाद ये सीक्वेंस है। तो ब्रेथलेस तो पूरा गाना ही नॉन स्टॉप गाना है, तो उसका जो पूरा सीक्वेंस सेट किया हुआ था वो मीडिएटर कोरियोग्राफी था। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, बट 2 घंटे में उसको सिखाना, उसको प्रैक्टिस कराना और उस तरीके से एग्जीक्यूट करना कि लोगों को लगे कि नहीं ये 2 घंटे में हम आए तो वो वर्थ इट था। तो आई थिंक उनके जो फीडबैक मुझे मिले ना उससे मुझे बहुत अच्छा लगा जब सबने बोला कि मैम हम लिटरली ये थॉट से आए थे वर्कशॉप में कि हमको और नहीं आएगा। अच्छा। हमने आपका कोरियो देखा था बट जस्ट बिकॉज द सॉन्ग वाज सो अट्रैक्टिव एंड कोरियोग्राफी की वजह से हम आए, पर हमको पता नहीं था कि हम सीख पाएंगे कि नहीं वो चीज़। बट एट द एंड ऑफ द डे हम वो चीज़ उतना लेके जा रहे हैं कि हम अगर घर जाके वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आ जाएगा। तो वो एक जो बहुत सारे अलग अलग फीडबैक्स मिले मुझे ये तो चीज़। ऐसा कभी वर्कशॉप में कभी हुआ है कि आप किसी को दिल से सिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो उसके पीछे, लेकिन उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ ऊपर से ही जा रही है और आपको पता है कि मैं इसको जितना सिखा रही हूँ उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई देखा अपने स्टूडेंट्स का? एज अ कोरियोग्राफर ये हर रोज देखने मिलता है, अच्छा। क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं, 100 से भी ज्यादा लोग सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। पास्ट नहीं, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे जो है जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, और अब से तो वो वर्कशॉप्स कर रही हूँ तो हर एक टाइम पे न्यू फेसेस, न्यू सिटीज, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। अच्छा। इट्स नॉट इजी। टीचिंग आपको आता है उतना काफ़ी नहीं, आप लोगों को कितना सिखा पाते हो, दैट इज़ व्हेन इट कम्स टू अ रोल ऑफ अ कोरियोग्राफर। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो आपका सिखाने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला जो है वो थोड़ा सा उसको ले पाए, चाहे वो बिगिनर हो या ऑलरेडी डांसर हो। तो बहुत मुश्किल है। बहुत टाइप के लोग रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फास्ट लर्नर होते हैं, जो फट देके सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वर्कशॉप में वीडियोस आप बनाते हो राइट, तो वीडियोस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाते हो? देखो वर्कशॉप तो मैं बोलूँगी कि वर्कशॉप में अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ऑब्वियसली अभी रील्स का बहुत ट्रेंड है, तो सब अपना कोरियोग्राफी प्रेजेंटेशन करते कि भी मैंने ये कोरियो सीखा था, इनसे सीखा था और मैंने ऐसे उसको सीखा, और वो शोकेस करते अपने आप को। तो आई थिंक वीडियो बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप सब बनाते बिकॉज इट्स अ मेमोरी। आज से 10 साल के बाद उनको कुछ देखना होगा, उनके पास कोई वीडियो, कोई फोटो ही नहीं होगा, तो वो देखेंगे क्या? उनके बच्चों को क्या दिखाएंगे? हम लोग तो होता है ना, हमारे दादाजी नहीं बोलते हमारे टाइम पे तो ये था, हमारे टाइम पे तो, हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हमारे वक्त तो हुआ। तो अब हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोलने ही वाले कि हमारे टाइम पे ऐसा था। यानी फोटोज ज्यादा इम्पोर्टेंट मेमोरी मेमोरी के लिए है, इट्स मस्ट, वीडियोस और फोटोज दोनों। तो आपके लिए भी एक सरप्राइज है, फोटोज की अगर बात ही चल रही है तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। रुको, ये है आपके लिए। देखना है? हाँ देखना ही है। ओह, आपको
एक एक फोटोज देखना है और फोटो के पीछे की मेमोरी जो है उसको हमको बताना है। ओके, ये तो अघरू छे यार। ठीक है, चलो करें। स्टार्ट। तो ये जो फोटो है वो मेरे भाई के साथ का है। अच्छा। उत्तरायण के दिन रात में खींचा वो फोटो है ये। हाँ, ऐसे रैंडमली। और तब तो आई थिंक वो कैमरे आते थे ना, हाँ रोल वाले। रोल वाले। हाँ, दिस इज माय धर्मेश सर। तो ये सबसे पहली बार जब सर ने मुझे जज किया था। अच्छा। हाँ, सर ने डीआईडी किया, उसके बाद वो एज अ कंपटीशन में कहीं पे एज अ गेस्ट आए थे, अच्छा। तो वहाँ पे मुझे सेकंड प्राइज मिला था। आपकी धर्मेश सर, जैसे कि मैंने देखा कि आपने पहले भी धर्मेश सर की बात की, अभी भी ये धर्मेश सर के साथ फोटो है, तो आपकी धर्मेश सर के साथ मेमोरी क्या है बैश? सर के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। बहुत कम टाइम के लिए हम साथ में थे, क्योंकि उन्होंने बुगी वुगी किया फिर डीआईडी किया, उसके बीच वाला जो गैप था दैट वो था टाइम जब हम कनेक्ट हुए एक दूसरे से थ्रू कृष्ण राव सर, जो हमारे दोनों के गुरु है। हाँ, तो उससे हम कनेक्ट हुए वहाँ पे, एंड देन उन्होंने मुझे सिखाया। तो जब वो डीआईडी के लिए चले गए, सिलेक्शन हो गया, मुंबई सेटल हो गए, उन्होंने आई थिंक एबीसीडी कर लिया था तब। फिर मैं ऐसे रैंडमली मुंबई में थी, तो मैंने मैसेज किया सर को कि सर मैं मुंबई हूँ, और एंड एवरी टाइम व्हेन वी टॉक इन गुजराती। तो मैं મેસેજ કર્યો સરને, મેં કીધું સર હું મુંબઈ આવી છું, તમે ફ્રી છો, આપણે મળીએ? તો સર વોઝ લાઈક હા ઓકે ડન છે, મળીએ આપણે। અને एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट लाइक मॉर्निंग से इवनिंग तक या एक दिन या 2 दिन के लिए हार्डली मैं मुंबई में थी। एंड मुंबई का ट्रैफिक आपको पता है, तो सर ने बोल तो दिया कि मिलते हैं, एंड हम निकल भी गए। और मुंबई की बारिश, तो ट्रैफिक एंड बारिश दोनों की वजह से हम सर को जो टाइम कमिट किया था उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। बट सर ने वेट किया, उनको जाना था एक उनके काम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, उनका भी कोई शो चल रहा था, बट उन्होंने वेट किया। मतलब ये मैं आपको, बंदा एक लेवल पे है, ही इज सो फेमस, एंड उनका फैन फॉलोइंग आपको पता ही है, राइट? क्योंकि वो है ऐसे इंसान, और ही इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो क्यों है वो मैं बताती हूँ। तो उनका मैसेज आता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग आओ आराम से। तो वो वेट कर रहे थे, जैसे ही हम पहुँचे, हम बोला सर आ गए, और हमने की थी ढेर सारी शॉपिंग। अच्छा। और वो नया नया था, जब मुझे पता चला था, जैसे मैंने अभी बोला कि ड्रेसिंग सेंस नहीं था मेरे में, तो वो नया नया एक एरा था जब मुझे समझ में आने लगा था कि नहीं भाई, मुझे बड़ौदा से नहीं, मुझे मुंबई से कपड़े खरीदने हैं। तो मैं गई हुई थी, एंड मेरे साथ शिवांग था, एंड एट दैट टाइम वी वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो शादी नहीं हुई थी हमारी। तो सर को पता था अच्छा। कि मैं शिवांग के साथ आ रही हूँ, एंड दोनों दो बैग्स लेके खड़े हम लोग। सर आते हैं, सर वॉज लिटरली, उन्होंने बैग ली हमारे हाथ में से, एंड बोला पंक्ति आपने बड़ौदा में कपड़ा नहीं मारे पास। सर ही वॉज लाइक, हमारा जो दो उन्होंने बड़े बड़े कपड़े के बैग देखे, तो वो ऐसे हो गए। फिर मतलब इतने कैजुअल बात, सो रैंडम कॉन्वर्सेशन, ऐसा मतलब लगेगी नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं वही धर्मेश सर से मिल रही हूँ, जो मतलब मुझे रिहर्सल्स करवाते थे, डांस करवाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे, हम बुगी उगी के टाइम बहुत मस्ती करते थे। तो मुझे बिल्कुल सेम सर लगे, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि उन्होंने एक मूवी कर लिया है, जज बन गए, डीआईडी कर लिया। तो वो एक उनका जो प्योरनेस है ना, उनका हम्बल नेचर, वो बहुत प्योर है। शिवांग भी फर्स्ट टाइम मिला था सर को तब, तो ही वॉज सो हम्बल टू हिम एज वेल। तो मतलब सर के साथ बहुत सारी मेमोरीज है, पर मुझे ये वाली बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि सर हमारे ऐसे बैग्स उठा के ऐसे इतना कैजुअली रिएक्ट करेंगे। लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑब्वियसली सर हम्बल है ही, वो सबको पता है, बट वो एक होता है ना, कुछ कहीं ना कहीं जाके आ जाता है। बट टचवुड सर अभी भी आज के डेट में भी वी आर कनेक्टेड, सो लाइक ऐसे ही लगेगा कि एज अ स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन होता है ना, एक प्योर बॉन्ड। तो धर्मेश सर के साथ तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है अच्छी अच्छी। भले बोलते हैं ना क्वांटिटी डजंट मैटर्स, मतलब क्वालिटी मैटर्स। तो हमारे रिलेशन में वही था, हम उतना टाइम ज़्यादा नहीं रहे एक दूसरे के साथ, पर जितना भी रहे एक टीचर स्टूडेंट का एक जो प्योर बॉन्ड होता है वो बना। और कृष्ण राव सर से भी सेम है, आज की डेट में भी कुछ भी
मेरा क्लास खोलने से लेके कुछ भी मैंने कभी सर को इन्फॉर्म किए बिना नहीं किया। मतलब मेरे लिए जो मेरे गुरु है जिनकी वजह से मैं कुछ सीखी हूँ, आगे बढ़ी हूँ, तो वो हमेशा मेरे लिए एक स्पेशल प्लेस मैंने आप गुरु के साथ ही चलते हैं। हाँ, यस। तो पेरेंट्स तो है ही, बट गुरु के सपोर्ट के बिना भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। राइट। तो वो है। यस, कमिंग बैक टू द फोटोज़, तो ये जो फ़ोटो है वो मेरे कॉलेज का है। मैंने कॉलेज में परफॉर्मेंस किया था। ये आपका ही फोटो है? यस, मेरा ही फ़ोटो। और मैं कॉलेज में इतनी छोटी दिखती थी। अच्छा। तो कॉलेज में हमने एक डांस किया था, उसका ये आउटफिट था। तो ये कॉलेज के टाइम पे परफॉर्म किया था। ये भी ट्रिप से ही है, राजस्थान में कहीं गई थी मैं। ये तो कौन सा लुक बनाया आपने? राजस्थानी लुक है। वो फोटो खिंचवाते ना, अभी शर्म आती है मेरे को खिंचवाने में, पहले नहीं आती थी। तो ये एक मेमोरी है। ये पोज बहुत सही दिया है आपने। फिर ये मैंने सरोज खान के सामने परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा। और ये इसका कोरियोग्राफी ऋचा दीदी ने किया था, मेरे जो फर्स्ट गुरु है गोधरा में। ये इसका कॉस्ट्यूम बहुत यूनिक लग रहा है। हाँ, ये आपको याद आएगा, कोई देखो ध्यान से, माधुरी दीक्षित याद आ रही है। अच्छा। सॉन्ग डिंग डंग डिंग डिंग में। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स का रेफरेंस लेके ये पूरा स्टिच किया हुआ है, अच्छा, ये क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट किया है पूरा। मम्मी ने पूरा यहाँ से सब वो लिया था रेफरेंस, दीदी ने बोला कैसे ऐसे करना, एंड देन हमने ये किया। मम्मी का सपोर्ट बहुत ज्यादा हाँ, है। बहुत ज्यादा। और मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा। उन्होंने 40+ में स्टार्ट किया, मतलब वहीं से आया है। अब मेरे को पता चला कि कहाँ से आया डांस, क्योंकि होता है ना, बहुत टाइम तक मम्मी को पता ही नहीं था, फैमिली ये सब संभालो, बच्चे, घर संभालो। तो 40+ में जाके समझ आया। और जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे समझ आया कि मम्मी को भी अपने लिए खुद कुछ करना चाहिए। पूरा टाइम घर 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मैंने उसको फोर्स किया। तो वो भी कृष्णा राव सर के यहाँ पे लेडीज़ बैच में स्टार्ट किया था। फिर 1 घंटा मम्मी भी जाती थी डांस क्लास, और ऐसे उसका भी जर्नी 40+ में स्टार्ट हुआ। फिर मम्मी ने सुपर मॉम DID सुपर मॉम्स दिया है, उसमें वो 3 से 4 लेवल तक पास हो गई थी। हाँ, क्या बात है। और कृष्णा राव सर ने एक बार कोरियोग्राफ करवाया था उनको, वो ऑडिशन के लिए। और जब से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ तब से मम्मी यहाँ आती है। यानी आपका डांस मम्मी से ही मिला? हाँ, और गरबा तो मुझसे अच्छा करती है मम्मी, अच्छा। फुल। मतलब अब 54 की है, लगेगा नहीं आपको गरबा करेगी तो हाँ। कि 54 की है। लचक देख लो सब। मतलब अब पता चला कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि यार तारा घर में तो कोई बिजनेस न कर तू, क्योंकि मेरे पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो ये सब आया कहाँ से, डांस और ये सब ऐसा। तो अब पता चला मम्मी को भी कि उनके अंदर भी था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग वो कहीं ना कहीं दब गया था। तो जब से मैं थोड़ी समझदार हुई तब से मतलब मेरा स्टार्ट हो गया है। तो कुछ डांसिंग का कोई एज नहीं होता? कोई एज नहीं है डांसिंग में। मैं तो अभी भी बोलती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम हम लोग बहुत मोटे हैं, तो फिर हम मोटापा और डांस या एज और डांस, उसको कुछ रिलेशन नहीं। राइट। दैट इज, वो बोलते हैं ना, डांस हैज नो एज लिमिट। तो वही है। राइट। तो अभी मम्मी भी काफ़ी, मतलब मम्मी के डांस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो वहीं से आया है। मेरी मम्मी क्रिटिक है मेरी। अच्छा। हाँ, मैं अभी डांस करूँगी ना तो उसमें भी 2 गलतियाँ निकाल देगी। और मतलब उतना ध्यान से बचपन से देखती आ रही है ना मुझे। आपका तो घर पे ही जज है। हाँ, मेरी जज वो है। अगर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो ऑडिशन में हम सिलेक्ट हो जाएंगे। और मैं नहीं अच्छा करूँगी तो ऐसा नहीं कि उसको ऐसा ही बोलेगा कि अच्छा 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 है। नहीं अच्छा किया तो नहीं। और मेरे मम्मी पापा ने वो चीज़ भी बहुत अच्छी सिखाई है कि कॉम्पिटिशन भी होता है ना, मैंने देखा है बच्चों को। अब जब मैं खुद कंपटीशन जज करने जाती हूँ तो वो चीज़ मैंने देखा है बच्चों में कि रोने लगते, प्राइज नहीं मिलती ना तो दे स्टार्ट क्राइंग। एंड पेरेंट्स उनको समझाने की जगह पे, सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, बट मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को विटनेस किया है कि पेरेंट्स उनको नहीं बोलेंगे, आइदर दे विल टेल द जज कि आपने गलत डिसीजन दिया कि मेरी बेटी को नंबर नहीं मिला, आपने तो पार्शलिटी की। मतलब उसकी जगह ऑलवेज मम्मी पापा मुझे ये छोटी थी तब से सिखा देते कि नंबर नहीं आता इट्स ओके, पार्टिसिपेट करना इज इम्पोर्टेंट। नंबर आयो ना आयो इट्स सेकेंडरी थी। रोना धोना वो सब तो स्ट्रिक्टली बोल के रखा था, नंबर नहीं आ रोएगी दूसरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कराएंगे।
यस, बात सही है, क्योंकि मैंने भी देखा हो कि अगर कोई सिलेक्ट नहीं होता ना तो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तो सारे की सारी चीज स्पीड सेट दी है, एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं, वो सोचते कि हाँ हमारे अंदर कुछ गलती है। हाँ, उसको ट्राई करो इम्प्रूव करने का अभी- rather than blaming others। राइट, अपनी खुद की गलती कोई देखता ही नहीं है आज। हाँ, वो देखना चाहिए पर। और ये मेरे रीचा दीदी है, जी की मैं बात कर रही थी। आपके फर्स्ट ग्रुप? फर्स्ट गुरु मेरे, हाँ, Right. जहाँ मैंने मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट की। आपके फर्स्ट गुरु कैसे बने यानी? मतलब वहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, गोधरा में उस टाइम पे उतना कोई था ही नहीं डांस क्लास में या ऐसा कुछ, एक या दो हार्डली डांस क्लासेस थे। तो उसमें दीदी का मुझे बहुत अच्छा, मतलब हमने वहाँ एनरोल इसलिए करा है क्योंकि दीदी भी इतनी डेडिकेटेड थी। अच्छा। मैंने उनको देखा है, मतलब उन्होंने कहीं सीखा नहीं है, उनको मौका नहीं मिला सीखने का, तो टीवी में देख देख के सीखते थे और फिर हमको सिखाते थे। और ये सारे आइडियाज़ उस टाइम पे, ये सब जो कॉस्ट्यूम्स और यही वाला गाना इसको अच्छा लगेगा, कोरियोग्राफी, तो मैंने उनके साथ 3 साल डांस सीखा, 3 से 4 साल। तो मेरा जो स्टार्टिंग ऑफ जर्नी था वो ऋचा दीदी के साथ स्टार्ट हुआ। देन आई केम हियर एंड फिर मेरे कृष्णराव सर और धर्मेश सर गुरु बने एंड देन आई डिड द शो। तो ऐसे ऐसे मैं, बोलता है ना, पॉलिश होती गई। और आज चमक भी रहे हो। पंक्ति, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सेम हियर। एंड मुझे भी सब फ्लैशबैक मेरा वापस आ गया, आपने इतना सब पूछा तो पूरी, एक बोलते हैं ना, जो अभी तक की जर्नी थी वो सब पूरी आंखों के सामने आ गई बहुत टाइम के बाद। बहुत टाइम के बाद। तो बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली इस चीज़ से एटलीस्ट 1 या 2 जन भी कुछ इंस्पायर होंगे या अपनी ज़िंदगी थोड़ा बदलने का ट्राई करेंगे या कहीं से उभर के या निकल के बाहर आएंगे। तो मेरे को तो यही है कि दो अवर सोसाइटी इज गोइंग इन अ गुड पाथ एंड गुड वे, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं लड़की होके या मैरिड होके या मदर बनने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, बट होपफुली इट मेक्स अ चेंज।